हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार पर भड़की ममता बनर्जी, बोली हम इस महामारी, अम्फान, चक्रवात और साजिशों से एक साथ लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे यह देखकर दुख होता है कि एक तरफ हम इस महामारी से और अम्फान तूफान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल हमें हटाने की साजिश में लगे हुए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटा देना चाहिए। इसके आगे ममता बनर्जी ने कहा कि क्या यह राजनीति करने का समय है? ये लोग जो साजिश कर रहे हैं वे पिछले 3 महीनों से कहां थे? हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे और बंगाल इस महामारी और ऐसी साजिशों के खिलाफ जीतेगा। तो दोस्तों ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है और उनका किसकी तरफ इशारा है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विधायकों को बचाने में जुटी गुजरात कांग्रेस, 65 विधायकों को अलग अलग रिसोर्ट में भेजा। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों द्वारा विधायकी और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के बाद गुजरात कांग्रेस पार्टी सख्ते में है। राज्यसभा के चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस से जिस तरह लगातार विधायक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को जिताना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस अब होश में आ गई है और बाकी बचे विधायकों को बचाने की जुगत में लग गई है। अपने बाकी बचे विधायकों को गुजरात के अलग अलग रिसोर्ट में रखा गया है और राज्य स्तर के नेताओं को विधायकों की निगरानी में लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना का उड़ाया था मजाक, लॉकडाउन के दौरान इसी ने 2.63 करोड़ गरीब परिवारों को दिया रोजगार। जी हां दोस्तों, 27 फरवरी 2015 शुक्रवार का दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के समय साल 2005 में लाई गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर एक टिप्पणी की थी। मोदी ने कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता क्योंकि मनरेगा यूपीए सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये 60 साल के पापों का परिणाम है। और प्रधानमंत्री के इस जवाब पर सदन में जमकर ठहाके भी लगे थे। लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने जब देश भर में मजदूर वर्ग बेरोजगार होकर पलायन कर रहा था, तब यही एक योजना थी जिसने ग्रामीण इलाके में मजदूरों को ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीनों में देश के ग्रामीण इलाकों में 2.63 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता रहा। हर परिवार को लॉकडाउन के 60 दिनों में से 17 दिन काम मिला, जो इसके खाने पीने और जरूरी खर्चे के लिए पर्याप्त था। तो दोस्तों मनरेगा पर की गई प्रधानमंत्री की उस समय उस टिप्पणी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल ने कहा बेड की कालाबाजारी करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। सर गंगाराम अस्पताल पर हुई एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस निजी अस्पताल के खिलाफ दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। शिकायत के मुताबिक सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए इस महामारी का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर करना जरूरी किया है, जबकि सर गंगाराम अस्पताल के अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे थे। यह पाया गया कि केंद्र सरकार के RT-PCR ऐप का इस्तेमाल इस अस्पताल में 3 जून
मालूम तक नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस महामारी के मरीजों को भर्ती न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि संकट के इस समय में भी कुछ अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वह दूसरी पार्टियों के अपने मददगारों का रुतबा दिखाकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसे अस्पतालों को केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह बख्शे नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में आज होगी अमित शाह की ऑनलाइन रैली। 72,000 बूथों पर जुटाए जाएंगे लोग। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी कि आज बिहार में ऑनलाइन रैली करेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। भगवा पार्टी इस योजना को सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास में जुटी है, क्योंकि इस महामारी के कारण किसी बड़ी राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ऑनलाइन रैली भाजपा के 1 महीने चलने वाले अभियान का हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर यह आयोजन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को लेकर बड़ा फैसला, मिल सकेगा आसान लोन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पटरी दुकानदारों के लिए खास लोन की योजना का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को 10,000 का लोन देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां वो आसानी से कारोबार कर सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान देने के लिए कहा गया है कि पटरी दुकानदारों के चलते कहीं भी यातायात प्रभावित ना हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए कानून में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद इस महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है उन्हें उनके लेंडर्स कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं। सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए आईबीसी के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। अगर आसान शब्दों में कहे तो आपने कारोबार चलाने के लिए बैंक में कर्ज लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से अगर आपको डर है कि कहीं आप पर आईबीसी के तहत कार्रवाई न हो जाए तो इसका इंतजाम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिवाला से संबंधित एक नए अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दी है। ये कानून आपको कर्जों से फिलहाल राहत देने में मददगार होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 25 मार्च 2000 के बाद से 6 महीने या 1 साल तक किसी भी कंपनी के खिलाफ CIRP का आवेदन नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें आईबीसी में ले जा नहीं जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी की एलजेपी को झटकी, कहा बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से यह कहा गया था कि अगर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना चेहरा बदलती है तब भी वह भगवा दल को समर्थन करेगी। एनडीए ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। बिहार बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव और अन्य पार्टी नेता BL संतोष ने शुक्रवार की शाम हुई वर्चुअल पार्टी की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के दौरान संकट से जूझ रहे वकीलों ने निर्मला सीतारमण से कर्ज की मांग की। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौरान देश भर की अदालतों में बंदी से वकीलों के बड़े वर्ग के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। वकीलों के देशव्यापी संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे वकीलों के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन देकर वकीलों को कम ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिए जाने की मांग की है। परिषद ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि वकीलों को 5 लाख तक का कर्ज पर्सनल सिक्योरिटी के आधार पर मुहैया कराया जाए ताकि वकील रोजाना के खर्च मसलन किराया, वर्चुअल कोर्ट के
के लिए गैजेट, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था कर सके और अपने स्टाफ को वेतन दे सके। तो दोस्तों, वकीलों की इस मांग पर क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गौर करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में बारिश होने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। इसके चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में अलग अलग जगह बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते पश्चिमी हिमालय के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते पश्चिमी हिमालय के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। कुछ जगहों पर हवाओं की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका, जाने कैसे उठा सकते हैं लाभ। जी हां दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 का तीसरा चरण सोमवार यानी 8 जून 2020 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस बॉन्ड को 12 जून 2020 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में ऐलान किया था कि सरकार 20 अप्रैल से सितंबर के बीच 6 किस्त में गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। सरकार की ओर से आरबीआई 2020-21 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करेगा। आरबीआई ने तीसरे चरण के गोल्ड बॉन्ड के लिए 4,677 प्रति ग्राम की कीमत तय की है। आरबीआई ने कहा है कि सब्सक्रिप्शन की अवधि से पहले 3 कारोबारी सत्र में 24 कैरेट सोने की क्लोजिंग प्राइस के औसत के आधार पर बॉन्ड की नॉमिनल कीमत 4,677 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महिला जनधन खातों में आना शुरू हुई 500 रुपए की तीसरी किस्त। वित्त मंत्री ने की थी घोषणा। जी हां दोस्तों, महिला जनधन बैंक खातों को 500 रुपए की तीसरी और आखिरी किस्त मिलना शुरू हो गई है। 500 रुपए की इन किस्तों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में घोषणा की थी। इस महामारी के संकट के समय में गरीबों को सीधी मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने 26 मार्च को महिला जनधन खातों में अप्रैल से 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि डालने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत 2 किस्तें महिला जनधन खातों में आ चुकी है और तीसरी किस्त डलना शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने की मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ। जी हां दोस्तों, इस महामारी ने जहां दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा किया है, वहीं यह भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने का अवसर साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदानोस घेब्रेयेसस ने यह राय व्यक्त की है। WHO के महानिर्देशक घेब्रेयेसस ने भारत में इस महामारी की स्थिति पर सवाल के जवाब में कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी एयरलाइंस कंपनियों को सीमित उड़ानों की अनुमति देगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका के लिए सीमित संख्या में उड़ानें संचालित करने की अनुमति देगा और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएगा। गुरुवार को चीन ने देश में लगे प्रतिबंधों को कम करने और विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा अधिक उड़ानों की अनुमति देने पर हामी भरी थी। चीन में लगे प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियां यूनाइटेड और डेल्टा को दोनों देशों के बीच परिचालन से रोक दिया गया था। परिवहन विभाग ने कहा है कि अमेरिका चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका और चीन के बीच प्रति सप्ताह कुल 4 उड़ानें संचालित करने देगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिव्यू होने के 2 दिन बाद ही गूगल प्ले स्टोर पर हुई मित्रों ऐप की वापसी। जी हां दोस्तों, टिकटॉक का क्लोन कहे जाने वाली मित्रों ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर एक बार फिर वापसी हो गई है। पॉलिसी उल्लंघन के चलते गूगल ने इसे प्ले स्टोर से सप्ताह के प्रारंभ में हटा दिया गया था। गूगल्स ने इस ऐप पर अपनी स्पैम और न्यूनतम कार्य क्षमता पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि तकनीकी दिग्गज ऐप के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे थे ताकि उन्हें मुद्दों को ठीक करने में मदद मिल सके। अब उस स्पष्टीकरण के ठीक एक दिन बाद ऐप गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने से पहले मित्रों ऐप 50 लाख डाउनलोड को पार करने में कामयाब रहा था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।